हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इकोनॉमिक्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, इसे याद कर लीजिए। 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट संबंध प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या है? तो सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए है। कौन सा? तो अधिनियम 2003, बजट प्रबंधन का अधिनियम 2003। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न हम लोग। अप्रत्यक्ष कर एक उदाहरण है, उत्पादन कर है। माल एवं सेवा कर यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो जुलाई 2017 में इसे प्रारंभ किया गया था भारत में जीएसटी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न हम लोग। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उसे डॉलर कहा जाता है। तो बैंक दर कहा जाता है। एनएससीएच प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के लिए थोक लेन देन करने के लिए किया जा सकता है। एनएससीएच का प्रयोग, तो एनएससीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसे याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म को आप लोग, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक के चल निधि समायोजन सुविधा एलएएफ के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के पार्श्विक के विरुद्ध ओवरनाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करते हैं तो उसे डॉलर कहा जाता है। रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। परंपरागत रूप से एक व्यवसायिक उद्यम क्या कहलाता है? जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से लाभ कमाता है, सामान संस्था खरीदता है और उसे उच्च कीमतों पर बेचता है, उसे व्यापारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ हो गया। बहुत ही पुराना प्रश्न है, 2011 का ही प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। बैंक मुख्यतः बैंक चेकों की प्रोसेसिंग में किस डाटा इनपुट विधि का प्रयोग करते हैं? तो एमआईसीआर का प्रयोग करते हैं। आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर या सिग्नेचर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि कहलाती मुद्रास्फीति कहलाती है। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करता है? तो सेबी कार्य करती है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होगा, डॉलर होगा। तो मुद्रा की कीमत में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति होगा, अति मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो सूक्ष्म उद्योगों की पुनर्वृत्ति उपलब्ध कराना। क्या है जो मुद्रा बैंक बनाया गया है? क्या है? तो सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं सावधिक जमा, यानी कि एक समय के लिए जमा किया हुआ फिक्स। भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का 50 पैसा का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपया के नोट पर किसका होता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। नीति आयोग से तात्पर्य इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा देश के निर्यातक और आयातक के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या? निर्यातक मित्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी, तो 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है? पीसी महालनोबिस को माना जाता है। चलिए, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? तो 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था तथा नए चुनाव आयुक्त हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किए थे? तब 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस बजट में किसान टीवी की घोषणा की गई थी? 2014-15 में किसान टीवी की घोषणा 2014-15 के दरमियान किया गया था। अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? तो संघीय बजट 2010-11 में की गई थी। बहुत ही पुराना प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है, कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। कृषि के क्षेत्र में सामुदायिक भूमि को कहते हैं, सार्वजनिक संपत्ति के संसाधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है, किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो कृषि में लगा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बजट में सबसे अधिक योगदान देता है? तो घरेलू देता है क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात में भारत के लिंग कौन सी? तो 940 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष पर कितनी है? 940 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुष पर ओवरऑल इंडिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक क्या है? तो लिंगानुपात के द्वारा मापा जाता है। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना? 33.16% नगरीय जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वास्तविक साक्षरता दर कितना है? तो 74.04% है। साक्षरता दर भारत का 2011 के डाटा के अनुसार है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।